हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट लिमिटेड की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पिछले कई वक्त से या कह सकते हैं कि लॉकडाउन के वक्त से टैक्सेशन पे कुछ वीडियोस बना रहे हैं, जिसमें हम लोग जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर रहे हैं। एक कंपनी की ओर से कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सी विक्रांत पायल, मैं एडवोकेट धर्मेश गोलवाला, एडवोकेट हितेश गांधी, एडवोकेट रेखा कायस और एडवोकेट शशांक मिठाईवाला मिलकर बना रहे हैं। हम लोग लीगल पार्ट्स जो है टैक्सेशन में उसको कवर कर रहे हैं। लेकिन जैसे आप सब लोग जानते हैं कि टैक्सेशन में सिर्फ लीगल पार्ट ही नहीं है, टैक्सेशन में टेक्निकल पार्ट भी है, जैसे फाइलिंग ऑफ रिटर्न, कॉम्प्लायंस वर्क, ऑनलाइन यूटिलिटी का इस्तेमाल करके जो रिस्पॉन्स देने हैं वगैरह है, वो सारा टैक्स क्रेडिट वगैरह जो भी है वो सब कॉम्प्लायंस पार्ट है, वो टेक्निकल पार्ट है। जीएसटी तो 100% टैक्स ही टेक्निकल पार्ट में आता है, लीगल पार्ट है, लेकिन कॉम्प्लायंस वर्क भी वैसे ही टेक्निकल है। और इनकम टैक्स में भी टेक्निकल पार्ट बहुत ज्यादा है, जब से ई फाइलिंग हुआ है, ई असेसमेंट हुआ है। तो हम लोग ये जो वीडियो बना रहे हैं उसमें लीगल पार्ट और टेक्निकल पार्ट दोनों को कवर करना चाहते थे। लीगल पार्ट हम लोग कवर कर रहे थे, तो टेक्निकल पार्ट कवर करने के लिए हमारे यहाँ जो टेक्निकल टीम है, जिसके इंचार्ज हैं वो एडवोकेट हरे कृष्ण रूपावाला और सीए मीनल कच्चीवाला है। ये दोनों मिलके टेक्निकल पार्ट कवर कर रहे हैं हमारे ऑफिस में, ये वो लोग संभाल रहे हैं। तो दे बोथ आर वेरी वेरी मच एक्सपीरियंस। तो आज हम ये वीडियो में जो पॉइंट कवर करने जा रहे हैं वो है कि फाइलिंग ऑफ आईटीआर की ड्यू डेट जो है, जो मैंडेटरी डिटेल्स रिक्वायर्ड है, एग्रीकल्चर इनकम के बारे में कुछ बताएंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे, कैपिटल गेन और सिक्योरिटीज के बारे में आएगी इंफॉर्मेशन, फिर रिफंड जो इश्यू होता है सीपीसी से, उसमें पहले ऐसा था कि हम लोग आईटीआर में रिफंड की बैंक की डिटेल्स दे देते तो रिफंड आ जाता था। अब बैंक को प्री वैलिडेट करना है, उसके बारे में बताया जाएगा। फिर 26 ईयर्स में जो इनकम दिख रही है वो और आईटीआर में जा रही है वो अगर डिफरेंस है दोनों में तो उसमें एडिशन हो सकता है, तो उसका रिकंसिलिएशन कैसे करना है वो बताएंगे। आईटीआर का ई वेरिफिकेशन कैसे करना है और कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो जरूरी है लोगों को जानने के लिए, टैक्स पेयर को जानने के लिए। तो ये सब इंफॉर्मेशन आज शेयर करेंगे। जो हमारी टीम के टेक्निकल पार्ट हैंडल करते हैं वो एडवोकेट हरे कृष्ण रूपावाला और सीए मीनल कच्चीवाला। देन ओवर टू नाउ टू एडवोकेट हरे कृष्ण रूपावाला और सीए मीनल कच्चीवाला। थैंक यू धर्मेश भाई। तो मित्रों, आज हम टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको स्क्रीन शेयर किया हुआ है। उसमें जो टॉपिक है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जो टॉपिक ड्यू डेट्स फॉर फाइलिंग आईटीआर, डिटेल्स मैंडेटरी रिक्वायर्ड फॉर इनकम टैक्स रिटर्न, एग्रीकल्चर इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, capital gain from securities, bank details required for refund, reconciliation of TDS and income with 26 AS, e-verification, and certain information जो तकलीफें इनकम टैक्स रिटर्न भरने के टाइम आ रही है उसके रिगार्डिंग हम सर्टेन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन में आपको बताएंगे। तो पहले हम बात करेंगे ड्यू डेट्स फॉर फाइलिंग आईटीआर। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वैसे असेसमेंट ईयर 1920 के लिए ऑडिटेड केस और अनऑडिटेड केस की जो डेट आपको दिख रही है वो एक्चुअली जा चुकी है, जिसकी ड्यू डेट मतलब डेट चली गई है। और उसमें अभी बी रेटेड रिटर्न्स वाले जो है उसकी ड्यू डेट 31 मार्च 2020 है, बट बिकॉज ऑफ कोविड-19 ड्यू डेट एक्सटेंड होके 30 जून 2020 हुई है। वैसे ही आपको असेसमेंट ईयर 2021 के लिए ऑडिटेड केस में रिटर्न फाइलिंग की डेट और अनऑडिटेड केस की रिटर्न फाइलिंग की डेट 30 नवंबर 2020 हुई है, और उसमें बी रेटेड रिटर्न्स की ड्यू डेट है 31 मार्च 2021। जैसे कि आप देख रहे हैं, लॉसेस जो कैरी फॉरवर्ड होनी चाहिए, अगर मान लो आपके रिटर्न में लॉस आ रही है
और आप उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो अगले साल में, तो आपको ये रिटर्न टाइमली भरना जरूरी है, टाइम लिमिट के पहले भरना जरूरी है। अगर आप रिटर्न टाइम लिमिट के बाद भरते हो, रिलेटेड रिटर्न भरते हो, तो आपको जो भी लॉसेस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगी। और जैसे फाइनेंशियल या 90-20 के लिए इन्वेस्टमेंट जो है, नहीं सॉरी, आपको असेसमेंट या 90-20 के लिए गवर्नमेंट ने रिलेटेड रिटर्न्स की जो 30/6/2020 डेट दी हुई है, उसमें आपको रिटर्न फाइल कर देना है। अगर और आप इसके बाद आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। और बिकॉज ऑफ कोविड-19 गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 90-20 के लिए इन्वेस्टमेंट जो करते हैं आप 80C 80D के लिए, उसकी सीमा बढ़ा के 31 मार्च 2020 थी, उसकी सीमा बढ़ा के 30/6/2020 की। और आपको जब भी हमें रिटर्न फाइल करने के लिए दे, तब 1/4/2020 से 30/6/2020 के बीच में किए गए इन्वेस्टमेंट को आपको हमें अलग से प्रोवाइड करना है, जिससे नए चेंजेस जो आईटीआर में आए हैं, जो उसमें शेड्यूल दिया है हमें भरना है, तो हम इजीली उसको भर सके। और जैसे आपको नोट्स में लिखा हुआ है कि भाई ड्यू डेट्स, मतलब रिवाइज रिटर्न की भी सेम एज पर बी रेटेड रिटर्न्स की जो ड्यू डेट है वही रहेगी। अब हम बात करेंगे डिटेल्स मैंडेटरीली रिक्वायर्ड। इनकम टैक्स फाइल करने के लिए कौन सी मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे कि कॉपी ऑफ आधार कार्ड, कॉपी ऑफ पासपोर्ट। पासपोर्ट इसके लिए है स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस से उनका देखने के लिए पासपोर्ट रिक्वायर्ड है। मतलब एनआरआई स्टेटस अगर आपका आता है, तो उसके लिए टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जहाँ के रेसिडेंट हो वहाँ पे उनका टैक्स, वहाँ का टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको हमें रिटर्न फाइल करने के वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि वो मैंडेटरी है। और बैंक स्टेटमेंट, मतलब जैसे अभी नए चेंजेस जो असेसमेंट या 2021 के लिए आए हैं आईटीआर 1 और 4 में, उसमें ये आप लास्ट 3 वाली चीज देख रहे हैं, वो अभी मैंडेटरी हो गई है। बैंक स्टेटमेंट फॉर द कैश डिपॉजिटेड अबाउट 2 करोड़, अबाउट 1 करोड़, जो कैश डिपॉजिट आपने बैंक में जमा करवाया होगा उसका डिटेल ले रहा है। दूसरा है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, जो फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंस करते हैं, उसमें लिमिट दी गई है अबाउट 2 lakhs। अगर आपने फॉरेन ट्रैवल के लिए खर्चा अगर 2 लाख से ऊपर किया है, तो अभी वो आईटीआर में दिखाना कंपलसरी है। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आप खर्चे के तौर पे पीएनएल में डेबिट करते हो, अगर वो खर्चा 1 लाख से ऊपर जाता है, तो उसकी भी डिटेल अभी आईटीआर में भरना जरूरी है। और अभी आगे बात करेंगे एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। सीए मिनल आपको बताएंगे। अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है, अगर हम रिटर्न में एग्रीकल्चरल इनकम दिखाते हैं, और अगर आपकी नेट एग्रीकल्चरल इनकम मतलब ग्रॉस, आपकी जो टोटल इनकम हुई है लेस आपके जो खर्च हुए हैं उस इनकम को अर्न करने के लिए, अगर वो नेट एग्रीकल्चरल इनकम 5 लाख से ऊपर है, तो आपको ये सारी डिटेल्स जो नीचे लिखी गई है वो सारी देनी पड़ेगी। जैसे आपकी सारी एग्रीकल्चरल लैंड, उसका एड्रेस देना पड़ेगा पिन कोड के साथ कि वो लैंड कहाँ पे है। फिर आपको एरिया देना पड़ेगा कि एकर्स में, कि आपकी लैंड का एरिया टोटल कितना है, आपने उस लैंड से कितनी इनकम कमाई है वो देना पड़ेगा, आपका उसमें कितना शेयर, ओनरशिप शेयर है, आपका कितना हिस्सा है उस लैंड में वो देना पड़ेगा। और वो जो लैंड है, जमीन है, वो
उस पे सिंचाई होती है या बरसाती पानी से ही खेती होती है, आपको वो भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये सब मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है रिटर्न फाइल करने के लिए। इसके बिना आपका रिटर्न नहीं जा सकता। और फिर हम हाउस प्रॉपर्टी के इनकम की बात करेंगे। अगर आपका कोई मकान भाड़े पे आपने दे रखा है, तो जो भाड़ू टेनेंट से मिली हुई आपकी जो इनकम है उस पे टैक्स लगता है, और उसके लिए आपको भाड़ूत का नाम और आपका जो मकान है जो भाड़े पे दिया हुआ है उसका एड्रेस और पिन कोड के साथ देना पड़ेगा। और अगर वो भाड़ूत ने आपका टीडीएस कट किया है रेंट इनकम पे, तो आपको उस भाड़ूत का पैन भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी कंपलसरी रिक्वायरमेंट्स है रिटर्न भरने के लिए। ये बहुत कुछ बताया आपने। अभी मित्रों हम बात करेंगे कैपिटल गेन फ्रॉम सिक्योरिटीज। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, अगर आप इक्विटी सेल्स या म्यूचुअल फंड में ट्रांजैक्शन कर रहे हो और आपको उसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, तो आपको ये चार्ट जो आपको दिख रहा है उसके रिगार्डिंग आपको डिटेल्स हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी जब भी आप रिटर्न फाइल करने के लिए आते हो। जैसे कि आप देख रहे हो उसमें नेम ऑफ सिक्योरिटीज, डेट ऑफ बाय, कब आपने परचेज किया, उसके नंबर्स ऑफ सेल्स, उसकी वैल्यू, उसकी अमाउंट, वैसे ही आपने जो सेल्स किया हुआ है उसकी डेट, नंबर ऑफ सेल्स, सेल वैल्यू। और आप जो लास्ट दो चीज देख रहे हो, ISIN एंड FMV वैल्यू यूनिट एज पर 31 जनवरी 2018। जैसे कि पिछले साल ये चेंजेस आया था, उसमें जब भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है फ्रॉम सिक्योरिटीज, अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी शेयर्स बेचते हो, तो उसमें ISIN नंबर, जो भी स्क्रिप्ट होती है उसका ISIN नंबर, और अगर आपने जो सिक्योरिटी सेल की है उसकी परचेज 31 जनवरी 2018 से पहले की है, मतलब आपके पुराने सेल्स है, तो आपको उसकी मार्केट वैल्यू जो FMV गवर्नमेंट ने 31 जनवरी 2018 को जो डिसाइड की हुई है वो आपको हमें देनी पड़ेगी कैपिटल गेन गिनने के लिए। तो ये डिटेल्स फॉर कैपिटल गेन रिक्वायरमेंट है। अभी हम आगे बात करेंगे बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, अभी इसमें क्या हो रहा है कि अगर आपके जितने भी बैंक अकाउंट है ड्यूरिंग द ईयर, आपने जो भी ट्रांजेक्शन किए हो या नहीं किए हो, और आपके नाम के जितने भी बैंक अकाउंट है, वो आपको सभी बैंक अकाउंट आपके इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाने पड़ेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आप जब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराने हमारे वहाँ आओ, तो ये जो आप डिटेल देख रहे हो, आपको सभी बैंकों के नाम, उसके IFSC कोड, उसकी ब्रांच और अकाउंट नंबर, आपको वो सारी डिटेल हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और जैसे कि आप देख रहे हो कि भाई अगर आपका इनकम टैक्स में रिफंड आ रहा है और आप वो रिफंड कौन सी बैंक में आप चाहते हो, तो अगर आप मान लो कि आपके 2-3 बैंक में अकाउंट है और आप चाहते हो कि भाई मेरा यही है कि उसमें रिफंड आना चाहिए, तो आप वो भी हमें लिख के दे दीजिए, मेंशन कर दीजिए जब भी रिटर्न फाइल कराए कि भाई सर ये हमें हमारी ये पर्टिकुलर बैंक में ये जो हमारा रिफंड आ रहा है वो हमें ये बैंक में आप सेट एज करके आप उसमें रिफंड हमारा करवा दीजिएगा। अब हम बात करेंगे इनकम और टीडीएस के रिकंसिलिएशन की 26AS के साथ। अगर आपकी कोई इनकम हुई है और अगर उस पर टीडीएस कटा है तो वो आपको 26AS में दिखता है। अब हम जब रिटर्न फाइल करते हैं तो हम टीडीएस को 26AS के साथ मैच करेंगे। आपके बुक्स में जो टीडीएस आपने दिखा है और 26AS में एक्चुअली कितना डिडक्ट हुआ है वो मैच करेंगे, पर उसके साथ हमें इनकम भी मैच करनी है। अगर जैसे कि आपकी इंटरेस्ट इनकम है 3 लाख की और उस पर अगर 30,000 टीडीएस डिडक्ट हुआ है 10% के हिसाब से, तो आपकी बुक्स में वो 3 लाख की इनकम दिखनी चाहिए और आपके रिटर्न में भी हम वही दिखाएंगे। अब जैसे आपने 2.5 लाख की दिखाई है तो वो नहीं चलेगा, हमें
26 ईयर्स में जितनी इनकम है वो इनकम को भी मैच करना ही पड़ेगा। आप कम दिखाओगे वो नहीं चलेगा। तो आपके 26 ईयर्स में जो इनकम है वो आपको दिखानी ही पड़ेगी। और दूसरा इश्यू ये आता है कि अगर आप एक प्रोफेशनल है, जैसे कि आप एक प्रोफेशनल है, तो आपका टीडीएस 194J में कटेगा 10% के हिसाब से। अब आपके सामने वाले ने आपको कुछ पेमेंट दिया और उसमें से टीडीएस डिडक्ट किया, पर उसने 194C में 1% के हिसाब से डिडक्ट करके आपको दे दिया अमाउंट। तो अब ये तो पूरे नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ डिडक्शन ही अलग हो गए। तो ये आपके 26 ईयर्स में 194C में दिखेगा। आप रिटर्न में एज अ प्रोफेशनल फाइल करते हो रिटर्न, तो 194J में आपकी इनकम दिखेगी। तो ये तो कंप्लीट डिफरेंस हो गया। तो इसमें आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आपकी जो इनकम है, जो 26 ईयर्स में अगर 194C में दिख रही है तो वो नहीं चलेगा। तो इसीलिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका टीडीएस जो है वो राइट सेक्शन में डिडक्ट हुआ है और आप वैसे ही रिटर्न फाइल कर रहे हो। वरना प्रोसेसिंग में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। अगर आप प्रोफेशनल हो और अगर आपका टीडीएस 194C में डिडक्ट हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, तो बहुत प्रॉब्लम्स आती है और आपके इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस नहीं होता और रिफंड के भी बहुत इश्यूज होते हैं। मीनल जी ने बताया 26 और रिकंसिलिएशन ऑफ टीडीएस के बारे में। अभी हम आगे बात करेंगे ई वेरिफिकेशन ऑफ आईटीआर। जब भी हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं उसके बाद ये जो चीज है वो बहुत मान्य रखती है कि गवर्नमेंट ने 4 तरीके से आईटीआर को ई वेरिफिकेशन के लिए करने का ऑप्शन दिया हुआ है। जिसमें से पहला है ईवीसी फ्रॉम द प्री वैलिडेट बैंक अकाउंट। अगर आपका बैंक अकाउंट है उसको इनकम टैक्स में प्री वैलिडेट हो गया हो तो आप उसके थ्रू भी ईवीसी कर सकते हो। दूसरा है आधार कार्ड ऑप्शन, और वो है कि उसमें आपका आधार आपके पैन के साथ लिंक होना चाहिए, तभी आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। और तीसरा ऑप्शन है डिजिटल सिग्नेचर, वो काफी तौर पे मतलब कंपनीज ऑडिटेड केस फॉर्म उसके लिए यूज होता है। और चौथा ऑप्शन है सेंडिंग एक्नॉलेजमेंट टू सीपीसी बेंगलोर। अगर मान लो आपके पहले 3 ऑप्शन नहीं हो पा रहे हैं, उससे नहीं वेरीफाई हो रहा है, तभी ये 4th ऑप्शन अपनाइए। अदरवाइज हमारा यही राय है कि आप पहले 3 ऑप्शन में से करके आप ई वेरीफाई करवाए अपना आईटीआर, क्योंकि उसके 2 फायदे हैं। एक तो अगर आपका रिफंड आ रहा है, मतलब इससे क्या होगा कि अगर ई वेरिफिकेशन हो जाता है तो आपका रिटर्न भी जल्दी प्रोसेस होगा। और मान लो अगर आपका रिफंड आ रहा है तो अगर आपका रिटर्न फास्ट प्रोसेस होगा तो आपका रिफंड भी काफी जल्दी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारा मानना यह है कि आप पहले 3 ऑप्शन अपनाएं, लास्ट वाला अगर नहीं 3 ऑप्शन होते हैं तो तभी लास्ट वाला अपनाएं। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे अगर आप बिजनेस करते हो या प्रोफेशनल हो, तो और अगर आप अपनी पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट दे रहे हो हमें रिटर्न फाइल करने के लिए, उसमें आपने अपनी पर्सनल इनकम जैसे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट है, पीपीएफ का इंटरेस्ट है, वैसे कुछ भी पर्सनल इनकम या पर्सनल एक्सपेंसेस डाले हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो वो एक्सपेंस आपको डिडक्शन नहीं मिलता है और इनकम आपको लेस करनी पड़ती है अपने इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में से जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तब। तो अभी ऐसा हुआ है कि हमें एकदम सेक्शन वाइज डिसअलाउंस करना पड़ता है। तो अगर बाय चांस आपकी जो इनकम हम डिसअलाउ कर रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में से,
और हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखा रहे हैं, या फिर वो इनकम एग्जेम्प्ट है तो हमें एग्जेम्प्ट में दिखानी है। तो ऐसा होता है कि अगर वो डिसअलाउंस बराबर नहीं होता तो जब इंटीमेशन आती है, आपकी रिटर्न प्रोसेस होने जाता है, तो वो आपकी इनकम आपने भले प्रॉफिट में से कम किया है और उसको नीचे दिखाया है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में या फिर एग्जेम्प्ट इनकम में दिखाया हो, पर अगर आपने हेड बराबर सिलेक्ट नहीं किया होता है तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में वापस ऐड हो जाती है और उस पर टैक्स गिना जाता है। तो इंटीमेशन में अभी हम देख रहे हैं कि ऐसी बहुत सारी इंटीमेशन आ रही है जिसमें ऐसा हुआ है कि पर्सनल एक्सपेंसेस या पर्सनल इनकम की वजह से इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में ऐड हो जाता है। तो उसकी वजह से डिमांड जनरेट होती है और आपके अगर किसी साल का रिफंड पेंडिंग है तो वो उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाता है। तो ये खास ध्यान रखने की बात है कि अगर आपकी ऐसी कोई इनकम है या एक्सपेंसेस है तो आप उसको कैपिटल अकाउंट में ही दिखाए, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में सिर्फ आपके बिजनेस और प्रोफेशन के रिलेटेड ही चीजें दिखाए। और दूसरी जो बात की इन्होंने कि हम टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर की रिक्वायरमेंट है अगर आप एनआरआई हो। अब एनआरआई स्टेटस डिटरमिन करने के लिए हमने पहले एक वीडियो बनाया है जो आप हमारी चैनल पे देख सकते हो कि रेजिडेंशियल स्टेटस आप कैसे डिटरमिन कर सकते हो। अगर आपने रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन किया और अगर आप एनआरआई हो तो आपको आप जिस कंट्री में रेजिडेंट हो वहां का टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो देना पड़ेगा, तो ही आपका रिटर्न फाइल हो सकता है। अगर आपको टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं देना हो और नहीं देते हो और आप नॉर्मल स्टेटस में रिटर्न फाइल कर देते हो क्योंकि आपको वहां की डिटेल्स यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करनी है, या वहां फॉरेन में आपके कोई असेट्स है जो आपको डिस्क्लोज नहीं करने हैं और वो आप डिक्लेयर नहीं करते हो और नॉर्मल स्टेटस में रिटर्न फाइल कर देते हो, तो आपके पिछले 16 साल तक के केस रीओपन हो सकते हैं। और अगर ये सारे केस रीओपन हुए तो आपकी जो सारी अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, सारी अनडिस्क्लोज्ड असेट्स पे आपको 60% टैक्स भरना पड़ेगा। 60% टैक्स के अलावा उस पे इंटरेस्ट और पेनल्टी भी लगेगी। तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाता है और इसीलिए बेहतर यही है कि आप अगर एनआरआई हो तो आप एनआरआई स्टेटस में ही रिटर्न फाइल करो और आपका जो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है आपकी रेजिडेंट कंट्री का जहाँ पे आप टैक्स भर रहे हो वो यहाँ पे डिस्क्लोज कर दो। फॉरेन असेट्स हो तो वो भी डिस्क्लोज कर दो रिटर्न में ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम्स नहीं हो। तो ये हुआ हमारा टेक्निकल जो पार्ट है, उस पे हमने जो इन्फॉर्मेशन दी है आपको सारी। हमें आशा है कि आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। तो थैंक यू हमारा ये वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।